तो बेटे आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक, जैसा कि हमें पता था कि हमें आज शुरू करनी है पी ब्लॉक। सो वी विल बी स्टडिंग पी ब्लॉक टुडे। तो हम पी ब्लॉक की स्टडी करनी शुरू कर रहे हैं बेटा। ठीक, सो लेट मी स्टार्ट विद दैट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बेटा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक इज NS2 NP126। यानी इसमें P में जहां पे N हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेटा, तो P में आपके पास 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए बेटा इसमें 6 ग्रुप्स पाए जाते हैं। P में 6 ग्रुप पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, पहला ग्रुप होता है बोरोन फैमिली। सो पहला ग्रुप है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली जिसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होगी। इसको हम कैसे ध्यान में रखते हैं? बोल अटल गाएगा इन थाईलैंड। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं, ब्रिटेन की आलू वो भी इन इंडियन थैला। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू कैसा निमोनिक आप बनाना चाहते हैं। दूसरी आ जाती है कार्बन फैमिली। देखो बेटे, कार्बन फैमिली जो होती है इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2। ठीक है जी, NS2 NP2। ठीक, इसमें आ जाएगा क्या? सीता गीत सुनकर पड़ेगी। यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक, उसके बाद आ जाती है बेटा नाइट्रोजन फैमिली। जो नाइट्रोजन फैमिली है बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड फैमिली है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होती है। ठीक, कैसे याद रखते हैं? न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ऐसे करके इसको याद रखते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। याद रखेंगे बेटा कि नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग निकोजन्स भी बोलते हैं। They are also called as निकोजन्स। निकोजन्स का मतलब क्या होता है बेटा? निकोजन्स का मतलब होता है सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले, यानी दे आर सफोकेटिंग कंपाउंड फॉर्मर्स। सफोकेटिंग कंपाउंड फॉर्मर्स, ठीक है जी, जो सफोकेटिंग कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? इसलिए इनको निको नियोन शब्द से लिया गया, विच मीन सफोकेटिंग। ठीक है, पी साइलेंट है बच्चों यहां पर। अब आगे आ जाओ, अगली फैमिली हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन फैमिली। देखो बेटे, जब हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP4। याद कैसे करते हो? उस से टेपो, उससे टेपो। ठीक है जी, बोलो सर, रोज यही काम तो करते हैं हम लोग। अब ये जो ऑक्सीजन फैमिली होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्कोजेंस। दिस इज कॉल्ड एज कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होंगे क्योंकि जितने भी ओर दुनिया में पाए जाते हैं, either they are oxides or they are sulfides। जनरली they are oxides और जनरली they are sulfides। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली होती है जिसको कैल्कोजन बोल दिया। उसके बाद अगला आता है हेलोजेंस। देखो बेटा, हेलोजेंस जो है, ठीक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 हो गई। ठीक, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है जी, हमारी आत्मा रोज बाहर आती है, हमें धिक्कारती है, कुछ नहीं किया हमने, फिर अंदर चल जाती, सो जाती है ना भाई? तो इस तरह से रोज आती है, इसलिए हम बोलते हैं फिर कल बाहर आई आत्मा। हेलोजेंस का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक, समुद्र में जितने भी सॉल्ट बनते हैं वो जनरली हलाइड होते हैं,
जैसे कि आपका NaCl समुद्र से पाया जाता है ना भाई, इस तरह NaBr वगैरह, ये सारे जनरली हैलोजन जो होते हैं दे फॉर्म सी सॉल्ट, तो दे आर कॉल्ड एज सी सॉल्ट प्रोड्यूसर हैलोजन। उसके बाद आते हैं बेटा आपका नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक, क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, NH2NP6 क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसमें शेल क्लोज हो जाती, खत्म हो जाती है। इसमें आ जाता है हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, या बोलो हेमंत ने अरेंज करके 0 रन बनाया। अब ये जो आपके पास मैं बता रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरली कि आप यही याद करो, आप कोई भी याद कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 6 फैमिलीज हैं पी ब्लॉक में, ठीक, जिसमें से पहली ये जो 2 फैमिलीज हैं, ये 2 फैमिलीज +1 का काम है, ठीक, और अगली ये जो 4 फैमिलीज हैं वो +2 का काम है, ठीक है। लेकिन बेटे हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली, दैट इज बोरोन फैमिली, राइट फ्रॉम द +1 टिल द एंड ऑफ द यू कैन से +2, ताकि इकट्ठी पी ब्लॉक एक ही बार में खत्म हो जाए। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली इससे हमारा +1 का कोई भी काम बचेगा नहीं, पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं बोरोन फैमिली से। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोरोन फैमिली, सारी बोरोन फैमिली की प्रॉपर्टीज, सारी बोरोन फैमिली के कंपाउंड्स, इनके ट्रेंड्स। देखिए बेटा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बोरोन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितना भी ये जो व्हाट यू कैन से गंध होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो सारा बोरोन फैमिली में ही होता है। यानी जितने ऊल जुलूल ट्रेंड हैं वो सारे बोरोन फैमिली में, उसका ट्रेंड बहुत नॉर्मल होते हैं, बट जितने ऊल जुलूल ट्रेंड्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के सारे इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उससे पहले ये ध्यान रखते हैं कि जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, बोला NH2NP1, यहां से शुरू कर दो 2S2 2P1, यहां 3S2 3P1, यहां 4S2 4P1, यहां 5S2 और यहां 5P1, यहां 6S2 और यहां 6P1। क्लियर जी, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की जहां तक हम डिस्कशन करेंगे, देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास आएगी जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज बेटे, व्हेन वी टॉक अबाउट एटॉमिक साइज, जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज का मतलब, या एटॉमिक साइज क्या होता है, ठीक। देखो बेटा, एटॉमिक साइज में ऑब्वियस सी बात है कि इनका साइज डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए। हमेशा डाउन टू द ग्रुप शेल्स बढ़ती हैं, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है साइज का, एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेटा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए बोरोन इज छोटा देन एल्युमिनियम, छोटा देन गैलियम, छोटा देन थैलियम, छोटा देन इंडियम एंड देन थैलियम। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑर्डर नहीं है। इसका एक्चुअल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल ऑर्डर यहां पे क्या आता है कि डेफिनेटली बोरोन इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, डेफिनेटली, लेकिन गैलियम इज आल्सो स्मॉलर देन एल्युमिनियम। गैलियम बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा होता है, ठीक। इंडियम इससे बड़ा है, थैलियम बड़ा होना चाहिए था लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक। इंडियम और थैलियम जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, उनके साइजेस सेम होते हैं। तो यहां 2 क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई
size of gallium is smaller than aluminum? Why size of gallium is smaller than aluminum? ठीक, और दूसरा हो सकता है why size of thorium is approximately same as indium, दो ये बढ़ना चाहिए। ये दो क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे समझ में आने चाहिए बेटा। देखो बेटा, सबसे पहली बात, गैलियम का साइज छोटा क्यों है? देखो बेटा, गैलियम से पहले क्या होता है, गैलियम में 4s में और 4p में इलेक्ट्रॉन लास्ट भरता है। 4p से पहले आपको 3d भरना पड़ता है। तो बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो गया कि बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, before filling the last electron in 4p, 3d is filled first. 3d is filled first. पहले 4p में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले आपको 3d भरना पड़ेगा, ठीक है जी, उसकी एनर्जी कम है। एंड एज यू नो, एंड 3d is a poor screener, यानी d ऑर्बिटल पुअर स्क्रीनर होते हैं, d ऑर्बिटल्स पुअर स्क्रीनर होते हैं। इसलिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा increases to less extent, whereas nuclear charge increases as compared to aluminum, ठीक है। और हमें पता था कि Z इफेक्टिव जो होता है वो होता है Z माइनस सिग्मा, फिर सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक। हमें पता है कि D जो है वो पुअर स्क्रीनर है, तो इसका इंक्रीज कम है जबकि इसका इंक्रीज ज्यादा है, तो नेट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, outermost electrons are tightly held, hence size becomes smaller, ठीक। therefore size becomes smaller, कि गैलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हमें 3d में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, और 3d जो है d सबशेल इज अ पुअर स्क्रीनर, उसकी शेप ऐसी होती है कि इज अ पुअर स्क्रीनर। तो पुअर स्क्रीनर होने की वजह से ये बाहर के p इलेक्ट्रॉन को छुपा ज्यादा नहीं पाता, ज्यादा स्क्रीन नहीं कर पाता, इसका सिग्मा का इंक्रीज कम होता है, जबकि Z का इंक्रीज अल्युमिनियम से गैलियम तक ज्यादा हो जाता है। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम का ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड, तो साइज बिकम्स समवट स्मॉलर। सिमिलरली अगर थैलियम की बात करता हूं, थैलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s और 6p। बेटा 6p भरने से पहले हमारे पास 5d और 4f ये दोनों भरने होते हैं, ठीक है जी। सो बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, filling the last electron in 6p, 4f and 5p, 5d has to be filled, और आपको पता है कि f तो और भी पुअर स्क्रीनर होता है, f is actually poorest screener, तो उसकी स्क्रीनिंग पावर और भी कम हो जाने की वजह से हमारे पास डेफिनेटली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाएंगे, और ये वजह है बेटे हमारे पास इंडियम का साइज जितना बढ़ना चाहिए, रादर थैलियम का साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले आपको 4f और 5d भरने होते हैं, which are again poor screeners, इनकी स्क्रीनिंग पावर बहुत ही कम होती है, इसलिए सिग्मा का इंक्रीज कम होता है, जबकि Z का इंक्रीज थैलियम तक ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाएंगे, इसलिए साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रह जाएगा, जो कि बढ़ना चाहिए था। बोलो बेटा, पहली चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बट
बेटा ये एटॉमिक साइज की बात की, यहां पे एक बात समझ लेना, बट आयोनिक साइज increases down the group, increases down the group within same oxidation state. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट OS है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखी जाए तो डाउन टू द ग्रुप साइज इंक्रीज ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर बेटा हम मान लो सिर्फ P दे रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, P की जगह S भी दिए जा सकते हैं, ठीक, ये सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो स्क्रीनिंग का कोई मतलब ही नहीं बचा। लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो स्क्रीन कर रहे हैं ना, तो अगर वो दे दिए तो स्क्रीनिंग का कोई मतलब बचा ही नहीं। और डाउन टू द ग्रुप क्या होगा, शेल्स का नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो आयनिक साइज की बात करें तो आयनिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो उम्मीद करता हूं पहला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब चलते दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी वी विल बी हैविंग, जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो बेटे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी यहां पर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है जी। देखो बेटे बहुत ही सिंपल सी बात होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज एनर्जी नीडेड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव most loosely bound electron from the isolated gaseous atom in its ground state. It is energy needed to remove most loosely bound electron from isolated gaseous atom in its ground state. So that will be called as ionization enthalpy. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जो होती है डाउन टू द ग्रुप हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। ये तो हमेशा से ही पता है हमें, क्योंकि डाउन टू द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाने चाहिए, उसको देने की पावर ज्यादा हो जानी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, वो तो ये होना चाहिए कि बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन एल्युमिनियम, which is more than gallium, which is more than indium, and which will be more than therium. आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर यही होना चाहिए। बट वहीं पर इसका भी जब हम एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं बच्चों, जब हम इसका एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं तो व्हाट वी सी, जब हम इसका एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं तो क्या देखते हैं बेटा, एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बोरोन की सबसे ज्यादा और सेकेंड ही नंबर पर थैलियम की हो जाती है, सीधे ऊपर से नीचे, फिर गैलियम की होती है, फिर इंडियम, फिर हमारे पास अल्युमिनियम की होती है और सबसे कम इंडियम की होती है। सो दिस इज एन ओल्ड रूल ट्रेंड। सबसे पहले हम कहां गए, ऊपर से बिल्कुल नीचे, फिर बीच में आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए। तो कहने का मतलब बहुत अजीब सा ट्रेंड इसमें पाया गया आयनाइजेशन एंथैल्पी का, लेकिन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड वेरी इजीली। बोरोन के आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का रीजन है स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से ऑब्वियसली इसके इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड, कैन नॉट बी गिवन आउट इजीली। थैलियम में हमारे पास बिकॉज ऑफ filling of 4f and 5d, ठीक, before last electron, before 6p, ठीक, जो 6p होगा उसका हम उससे पहले हमें 4f 5d भरना है। सो विथ ये पुअर स्क्रीनर होते हैं, बिकॉज दे आर पुअर स्क्रीनर्स, so effective nuclear charge increases, therefore effective nuclear charge increases, so outermost electrons are tightly held, outermost electron tightly held cannot be given out easily, so ionization enthalpy is more. रही बात गैलियम का, साइज इज स्मॉलर देन अल्युमिनियम, साइज स्मॉलर देन अल्युमिनियम, और मोर ओवर वो भी
अल्युमिनियम से छोटा क्यों है साइज, वो तो समझ में आता ही है, उससे पहले भी 3D भरेंगे जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और अल्युमिनियम और इंडियम में ऑब्वियसली साइज के बेसिस पे बोल सकते हैं अल्युमिनियम का साइज छोटा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्युमिनियम की ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो यस लिखे, नहीं होगी तो नो लिखे, जल्दी बोलो। ओके, ये तो डाउन टू द ग्रुप भी था बेटा। एक ना पीरियड के अलोंग भी इसमें एक इकोनॉमी आती है। इससे पीछे बेरिलियम फैमिली होती है, फिर बोरोन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली। देखो जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम फैमिली इज मोर देन बोरोन फैमिली, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी मोर। कहने का मतलब बोरोन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने से पिछले और अपने से अगले दोनों ग्रुप के मुकाबले कम है। भैया अगले तो चलो, अगले का तो समझ में आता है, अगले का तो समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ये तो समझ में आता है। ठीक है जी, और इसीलिए पीरियड में जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती। चलो ये तो समझ में आता है, बट इससे कम क्यों? क्योंकि बेटा बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे NS2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, बेटे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना S से और यहां इलेक्ट्रॉन निकालना P से, और S की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो इसका रीजन होता है मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ S एज वेल एज S के इलेक्ट्रॉन P को स्क्रीन भी ज्यादा करते हैं। मोर स्क्रीनिंग ऑफ S electrons by P more screening of P electrons by S electrons। तो P का इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली हेल्ड होगा, S का स्ट्रॉन्गली हेल्ड होगा। S का इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा और P का इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा, इसलिए ऑर्डर थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्टा चला जाता है। But mind it, this is only for the first ionization enthalpy. जब हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, when we talk about second ionization enthalpy of these three, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ionization enthalpy 2, ionization enthalpy 2, ionization enthalpy 2। now इसमें क्या होगा, बेरिलियम के मुकाबले बोरोन का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इसमें भी एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें भी एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, दोनों में एस से निकालना है, तो पेनिट्रेशन पावर जो होगी वो बराबर होगी, स्क्रीनिंग होगी नहीं। बट बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मोर न्यूक्लियर चार्ज, और इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बोरोन से मुश्किल हो गया। और वहीं पर इससे भी ज्यादा हो गया, क्यों? इसमें सेम लॉजिक कि आफ्टर गिविंग वन इलेक्ट्रॉन, अब ये NS से इलेक्ट्रॉन निकालना है जबकि यहाँ P से निकालना है। S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन, और P से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, सेम सब शेल अगर हो तो। ठीक, तो इसमें 2P से इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें 2S से, तो सेम सब शेल है, सेम शेल है, रादर नॉट सब शेल, सेम शेल है 2, तो 2S से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल क्योंकि S की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा और P की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पहले से बिल्कुल उल्टा आ जाता है अलोंग द पीरियड। बोलो बच्चे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? वेरी नाइस, चलिए सर
हाँ जी बोलो जी। सर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोरोन की कार्बन से कैसे ज्यादा होती है? ऑब्वियसली अगर मैं बोरोन 1 पॉजिटिव बनाता हूं, दिस इज 2s2, कार्बन 1 पॉजिटिव बनाता हूं 2s2 2p1, तो अगेन यही वाला लॉजिक नहीं आ गया? ओके सर। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? p से, और यहाँ कहां से निकालना है? एस से। एस की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, एस की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? ज्यादा। सो एस के इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकली है, और ये वाला एस इसको स्क्रीन भी कर देगा तो इलेक्ट्रॉन देना इजी, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की कम होती है। बोलो रहना, समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस। ओके, ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। दिस वाज आयनाइजेशन एंथैल्पी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, अब अगली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा। बेटा अगली फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, ये अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा, मेटालिक कैरेक्टर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर, जब आप मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, पीरियड में जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर हमेशा कम होता है, ये तो समझ में आता ही है। हम बोलते लेस मेटालिक, लेस मेटालिक देन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, वो तो समझ में आता ही है। मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को बोला जाता है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है उसके बारे में बोला जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में बोला जा सकता है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें बोरोन, बोरोन एक मेटल हो, नॉन मेटल होता है। बोरोन इज अ नॉन मेटल, whereas अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे मेटल हैं। These are metals, ठीक है जी। और होना तो ये चाहिए कि जब हम नीचे जाएं, ठीक, तो बोरोन तो चलो नॉन मेटल है, इसको छोड़ो, नीचे जाए इलेक्ट्रॉन देना इजी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना इजी होना चाहिए। उसके हिसाब से थेलियम शुड बी द बेस्ट मेटल, बट अनफॉर्चुनेटली अल्युमिनियम इज मोस्ट मेटालिक हियर। मेटालिक कैरेक्टर में अल्युमिनियम इज मोस्ट मेटालिक, जबकि अल्युमिनियम सबसे कम मेटालिक होना चाहिए। क्योंकि जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देना इजी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना इजी होना चाहिए भाई, ठीक। बट यहां उल्टा हो रहा है, यहां बिल्कुल डिफरेंट है। यहां अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, अल्युमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, गैलियम का कम, इंडियम का और कम, थैलियम का और कम, ठीक है जी। कुछ इस तरह का ऑर्डर हमसे पाया, उल्टा ही, बिल्कुल एक्सपेक्टेड से उल्टा, ठीक। अब ऐसा क्यों है, अल्युमिनियम मोस्ट मेटालिक क्यों है? देखो बेटा, देयर आर मेनी रीजंस। वैसे इसका रीजन हम आगे जाके बहुत क्लियर करेंगे, जब इसका हम एसआरपी पढ़ाएंगे तब भी इसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकेंगे। बट सबसे पहली बात हम ये बोल सकते हैं, डाउन टू द ग्रुप डी एंड एफ भरने की वजह से, डी एंड एफ भरने की वजह से, विच आर पुअर न्यूक्लियर, पुअर स्क्रीनिंग पावर्स, ठीक है ना, जिनकी स्क्रीनिंग पावर लेस होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, सो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाता है। नीचे जाते जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और इसलिए मेटालिक कैरेक्टर जो हो जाता है वो कम हो जाता है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, इसके कई सारे लॉजिक हैं जो धीरे धीरे आगे खुलते चले जाएंगे, ठीक। येट अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि इसका मेटालिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, होना चाहिए इंक्रीज पर डिक्रीज करता है। क्यों? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर बढ़ जाती है। ये तो हो गया मेटालिक कैरेक्टर, दिस वाज थर्ड प्रॉपर्टी। बट यहीं पर मैं एक फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे मेटालिक कैरेक्टर के इस पर्टिकुलर ट्रेंड को एक और तरह से एक्सप्लेन किया जा सकेगा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बेटा, टेंडेंसी to attract the shared pair of electron towards itself,
अपनी तरफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की जो पावर है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. क्लियर हो गई बात? और ध्यान देना, अगर हम ले बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, प्रीसियस, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है 0.2. पॉलिंग स्केल पे इसकी वैल्यू 2 हो गई. पॉलिंग स्केल पे इसकी वैल्यू 2 हो गई. अल्मुनियम की 1.5 होती है, कम होनी चाहिए थी. ये तो नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं आसानी से, और ये आसानी से देगा, साइज भी बड़ा हो. बट मजे की बात, इसकी 1.6, इसकी 1.7, इसकी 1.8. यानी आप ध्यान दोगे तो मजा आ गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे क्या कर रही है? इंक्रीज. जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डाउन टू द ग्रुप क्या करनी चाहिए? डिक्रीज. डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करनी चाहिए. लेकिन यहां पे क्या कर रही है बेटा? यहां इंक्रीज कर रही है पुत्र. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी. अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी तो मेटालिक करैक्टर तो कम होगा ना, क्योंकि मेटालिक करैक्टर इलेक्ट्रॉन देने की पावर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, मुश्किल से देगा. तो आपको यहां से समझ में आता है सबसे कम अगर देखी जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अल्युमिनियम की है. और इसी वजह से अल्युमिनियम में भी द बेस्ट मेटल, इसका मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा. बोलो बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर और नॉट? यस सर. और इसी से मेटालिक करैक्टर भी समझ में आता है कुछ कि नहीं? यस सर. मैंने पहले ही बोला जितना भी गंद फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहीं हो सकता है, यानी जितनी उल जुलूल प्रॉपर्टीज कहीं हो सकती है वो सिर्फ बोरोन फैमिली. फिजिकल प्रॉपर्टीज बोरोन फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट. इसके ट्रेंड कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं, कोई ना कोई ट्रेंड जरूर आता है. चलिए अब हम बात करेंगे आगे एक और भी इंपॉर्टेंट बात. एक और इंपॉर्टेंट बात, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, अगली बात है मेल्टिंग पॉइंट. देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में भी बहुत अलग तरह का हमारे पास यहां पर ऑर्डर पाया है. बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, अल्युमिनियम का कम, गैलियम का कम. इतना कम कि गैलियम एक्चुअली लिक्विड ही बन जाता है. गैलियम इज एक्चुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. गैलियम जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है बेटा. अब वो भी मजेदार लिक्विड है. गैलियम वर्क्स एज सिल्क चॉकलेट. इट वर्क्स एज सिल्क चॉकलेट. मतलब क्या? मतलब अगर आप इसको टेबल पे रखेंगे तो सॉलिड रहेगा, पर जैसे हाथ में पकड़ेंगे ये लिक्विड हो जाएगा. क्या बोला? टेबल पे रखा तो सॉलिड, हाथ में पकड़ा तो लिक्विड. व्हाई? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन होता है. मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन होता है बच्चे. ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 303 केल्विन है. ठीक, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव है 25 टू 98 केल्विन. रूम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है, यानी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव है तो रूम पे मेल्ट करेगा नहीं. लेकिन आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? आपका बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, यानी इससे ज्यादा. तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो हाथ में पकड़ेंगे तो इसको मेल्टिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर मिल जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा. टेबल पर रखेंगे तो रूम टेम्परेचर कम है, ये मेल्ट नहीं करेगा. तो दिस वर्क्स एज अ सिल्क चॉकलेट, इजंट इट? और उसके बाद हमारे पास इंडियम में फिर से बढ़ा और थैलियम में फिर बढ़ गया. तो इंटरेस्टिंग बात है कि मेल्टिंग पॉइंट पहले डिक्रीजा, और डिक्रीजा भी कोई कम नहीं. यहां पे 24 लगभग मेल्टिंग पॉइंट को देखेंगे ना इसके, तो 2453 केल्विन, बहुत ज्यादा यार. और अल्युमिनियम का सीधे 933 केल्विन, इसका 303 हो गया.
इसका 430 के अप्रोक्सीमेटली होता है, इसका 576 केल्विन के अप्रोक्सीमेट होता है। तो आपने देखा पहले मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, ऐसा क्यों है भाई? देखो बेटे, सबसे पहली बात तो बोरोन का हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन is due to polymeric structure of boron। देखो बेटे, जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब कोई चीज क्लोजली पैक होती है तो उसके आसपास पार्टिकल ज्यादा होने से उसमें अट्रैक्शंस ज्यादा हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है। बोरोन जो होता है 12 बोरोन एटम B12, 12 बोरोन एटम ज्वाइन करके आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट द हेल इज आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर? जिसके 20 वर्टिस हो, 20 फेस हो रहा है, जिसके 20 फेसेस हो, ठीक, आइकोसा यानी 20, जिसके 20 फेसेस हो। 12 बोरोन एटम ज्वाइन करके 20 फेस वाला आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, और जिसकी वजह से देयरफॉर बोरोन इज वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड। इसलिए बोरोन बहुत ही टाइटली पैक होता है बेटा। और क्योंकि बोरोन बहुत ज्यादा टाइटली पैक होता है, क्योंकि बोरोन बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एक्चुअली बोरोन इज सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट आफ्टर डायमंड यानी कार्बन के बाद सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट अगर पीरियोडिक टेबल में कोई जानना चाहते हो तो वो बोरोन ही होता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ वेरी कंपैक्ट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। फिर अल्युमिनियम ऑल्सो फॉर्म्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। बट क्योंकि साइज बड़ा होगा इसलिए इसके मेटालिक बॉन्ड थोड़े वीक हो जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन रही बात गैलियम की, गैलियम एग्जिस्ट एज Ga2 discrete molecule। ठीक, गैलियम एग्जिस्ट एज Ga2 discrete molecule, यानी दो गैलियम ज्वाइन करते हैं, और इस वजह से एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन नहीं होती ज्यादा, इसलिए बॉन्ड्स बिटवीन टू गैलियम मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक, तो मेल्टिंग पॉइंट इज लो। तो आपने बोलना गैलियम का एब्नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट इट इज एज इट एग्जिस्टेड Ga2 discrete molecule in the crystal lattice, so forces are very less, ठीक, molecule may not attract each other, ठीक, forces are very less and therefore gallium is liquid। ठीक, उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेस। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो इंक्रीज करता है और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों? कर्नल बेटा बड़ा हो जाएगा, कर्नल बड़ा होगा, कर्नल का साइज मतलब यू कैन से साइज के मुकाबले उसके अंदर का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, क्योंकि कर्नल इतना बड़ा नहीं होगा, डेफिनेटली कर्नल के अंदर यू कैन से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन वो टाइटली खिंच जाएंगे बेटे, और इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी हाई नॉर्मल है, फर्स्ट डिक्रीजेस टू गैलियम देन इंक्रीजेस। ठीक, अगर ऑर्डर ही सब लगाना पड़ जाए तो बेटा ऑर्डर तो समझ में आ ही रहा है, बोरोन से ग्रेटर अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम और सबसे कम गैलियम। ये ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का रह गया।
तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम, ठीक। बट यहीं पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट, यहीं पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की तो बात कीजिए, पर यहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसमें कोई ऐसा उलझुल ट्रेंड नहीं है। इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक, डिक्रीजेस ग्रेजुअली as we move down the group, जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डेफिनेटली क्या करेगा बेटा, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक। यानी बोरोन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन अल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। अब सर ये क्यों, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा, इसमें देखो बेटे, मेल्टिंग पॉइंट टाइट पैकिंग पे डिपेंड करता है, पर जब कोई चीज मेल्ट कर जाती है तो उसके पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर वगैरह खत्म हो गए, सारे एक जैसे आ गए, तो उसके बाद तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज की बात रह गई। तो वो डाउन टू द ग्रुप हमारे पास क्या होगा, साइज और बाकी फैक्टर्स देखेंगे तो उससे सारे फैक्टर से हमारे पास अब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पे चीजें डिपेंड नहीं करेंगी क्योंकि वो टूट चुका है, और इसलिए अब सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी डिक्रीजिंग डाउन थ्रू ग्रुप रेगुलरली बिकॉज फोर्स डिक्रीजेस। बोलो क्लियर हो गया बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट? एनी डाउट्स यू मे आस्क। ओके, नेक्स्ट दिखेगा, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगली चीज जो पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। अगले दो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बोरोन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, it shows oxidation state of +3, but mind it, as it is a non-metal, it can also show minus oxidation state. As it is a non-metal, it can also take electrons and can show minus oxidation state. So no worries about that, ठीक। वो तो चलो किसी मेटल का मैग्नीशियम के साथ है, चलो तब हो गया, ठीक। तो इट कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। बट मेजरली +3, अल्युमिनियम ऑल्सो शोज +3, ये बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन ही तो जाने हैं। गैलियम शोज +3 एज वेल एज कैन शो +1। गैलियम ये 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है। अगर ये 3 देगा तो +3, 1 देगा तो +1। इंडियम कैन ऑल्सो शो +3 and can also show +1. Here +1 is more than that of +3. Here definitely +3 was more. Here +1 is more. And thallium only shows +1. Thallium only shows +1. It only gives p electrons. It only gives p1 electron, +1. ये s के इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ठीक। सिर्फ थैलियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ Tl2O3 ऑक्सीजन के साथ +3 या फ्लोरीन के साथ +3 शो कर सकता है, बाकी कहीं पे भी ये +3 शो नहीं करता। उसका सिंपल रीजन है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो वो इसको +3 में ले आते हैं। अदरवाइज थैलियम ओनली शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। एंड व्हाई, तो क्वेश्चन आया व्हाई TlCl3 is not known,
भाई पूछा कि why TlCl3 is not known, क्यों ऐसा होता है कि TlCl3 नहीं बन सकता। देखो बेटे, इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट +1 में तुम्हें पढ़ाया गया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस of s electrons to take part in bond formation। ठीक, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते एंड दे बिहेव एज इनर्ट पेयर्स, ये इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, इसलिए से पीक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। पर ऐसा क्यों है कि भाई ये एस इलेक्ट्रॉन नहीं देता, रिलक्टेंस क्यों होती है? दो रीजन होते हैं। पहला रीजन मोर पेनिट्रेशन ऑफ एस, मोर पेनिट्रेशन ऑफ एस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो एस के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाएंगे। दूसरी बात मोर स्क्रीनिंग of S, more screening of S, तो P का इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन भी होगा, देना आसान भी होगा, और S के इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच भी जाएंगे भाई। और मोर ओवर थैलियम के केस में ये ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये ऐसा होता है। अगर ये TlCl3 बना भी दिया जाए किसी तरह से, so that works as a strong oxidizing agent, works as strong oxidizing agent, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये +1 में स्टेबल है, तो ये अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी लेगा, और TlCl बनाएगा, Cl2 को ठुड्डा मार देगा। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से इसने इलेक्ट्रॉन लेके +1 बना लिया और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। ठीक, दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन, मोर स्क्रीनिंग। थैलियम इज मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group, stability of lower oxidation state increases down the group। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं GaCl, InCl, TlCl कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे ज्यादा स्टेबल होती है, तो TlCl is more stable than InCl than GaCl। तो डाउन टू द ग्रुप आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू increase in inert pair effect down the group, effect down the group। नीचे जाते हुए जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है बेटे वो बढ़ता चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप। क्यों बढ़ता है? अरे नीचे जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि स्क्रीनिंग कम होगी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से S के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचने शुरू हो जाते हैं, जिससे S के इलेक्ट्रॉन इनर्ट होने शुरू हो जाते हैं, और इसलिए सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप क्या करेगी? इंक्रीज। और वहीं पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी decreases down the group जाते हुए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है
उसकी स्टेबिलिटी कम होगी दोस्त। यानी कल को अगर मैं तुमसे बोलूं BaCl3 AlCl3, ठीक है जी, GaCl3 InCl3 TlCl3 और तुमसे पूछ बोलूं इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दो, तो भैया ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर ज्यादा स्टेबल होगी और नीचे कम स्टेबल होगी। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, बड़ी नहीं। सो ये बिहेव करेंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ध्यान देना, अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछा होता, इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछा होता इसी में, तो बेटा डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज कर देते मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास ऐसा ऑर्डर हो जाता। ये ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, कि भैया नीचे ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस तरह से और क्लोरीन को बाहर निकालेगा। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। और नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन टू द ग्रुप यहां पे इंक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? याद हमेशा ये रखना बेटा, ये ऑर्डर तो सारी ग्रुप्स में रहना है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डाउन टू द ग्रुप बढ़नी है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऊपर स्टेबल होनी, लोअर नीचे स्टेबल होनी है, और नीचे जाते ऑक्सीडाइजिंग पावर हमेशा हमेशा इंक्रीज होनी है, ठीक। ये हमेशा ही रहेगा, ऑर्डर सभी ग्रुप्स में रहेगा। सर, हाँ जी बेटा जी। सर अगर हमें हायर और लोअर लोअर जो है वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो, तो फिर हम हायर वाला ही ले लें। कैसे बोलोगे स्पेसिफाइड ना हो? तो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन बनेगा कैसे बेटा? रहना, हमारे मन में कोई वियर्ड थॉट आ जाए, इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, ठीक। हमें थोड़ी पता, ऐसे कैसे होगा कि हमें बोला भी नहीं कि कौन सी स्टेट है और बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे कैसे हो सकता है? कैन दैट क्वेश्चन बी फॉर्म्ड बच्चे? नो सर। है ना, तो टेंशन नहीं, जो क्वेश्चन दुनिया में बन सकते हैं ना, वो आज बोर्ड पे लिखे हुए। तुम पी ब्लॉक पूरी पढ़ोगे ना, दुनिया में जो भी क्वेश्चन पी ब्लॉक में पढ़े बन सकते होंगे ना, वो आपकी कॉपी में होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके सर। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की। अब चलते हैं आगे, अगली बात की डिस्कशन करते हैं। यही ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखने के लिए बेटे हम लोग बेसिकली तो SRP निकालते थे। तो यहां पे अब हम मेटल की रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अभी तो कंपाउंड्स की बात हो रही थी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कंपाउंड्स में देखी जाती है, अब रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, बोरोन तो इलेक्ट्रॉन लेगा देगा कम, तो ऑब्वियसली बोरोन का रिड्यूसिंग पावर जो है ना, ठीक, बोरोन जो होता है, ये जो +3 लिखा, एक्चुअली इट कैन नॉट बी शोन इन आयनिक कंपाउंड, कैन नॉट बी शोन इन आयनिक कंपाउंड, यानी ये देता ही नहीं है कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो कोवलेंट कंपाउंड में जब हम कभी निकाल लें तो +3 शो हो सकता है, बट आयनिक कंपाउंड में कभी होता ही नहीं, यानी सिंपल सी बात, ये होता ही कभी नहीं। हाँ, पीछे में ना एक चीज और ऐड करना बेटा, ये जो ऑक्सीडेशन पावर थी ना, ऑक्सीडेशन जो नंबर था, उसमें एक चीज और ऐड करना बेटा, आपके पास TlI3 इज नोन, ये याद रखना, TlI3 इज नोन, बट बेटे TlI3 पता तो है हमें, बट इसमें +3 नहीं है, ये एक्चुअली Pl1 पॉजिटिव एंड I3 1 नेगेटिव होता है, पॉली आयोडाइड आयन, यानी यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही हुआ करती है बेटा, और ये पॉली आयोडाइड आयन ही होता है।
तो भले ही देखने में हमें लगेगा कि TlI3 यानी थैलियम +3 में, लेकिन एक्चुअली ये I3 1 नेगेटिव है और थैलियम पे तो +1 ही है, तो TlI3 is definitely known, but here the oxidation state of thallium is not +3, it is +1, because here iodide acts as I3 1 नेगेटिव। ये बेटे ऐड कर देना पिछले वाले में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आज जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात कर रहा था तो दिमाग में क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर में बेटे हमें पता है कि बोरोन तो +3 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो बोरोन इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, वेरी वेरी वीक, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। नॉन मेटल है, नॉन मेटल वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। सो बोरोन इज नॉट a good reducing agent। पर बेटे जब हम बाकियों में देखते हैं, ठीक, जब हम बाकियों में देखते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP increases down the group, मतलब समझो, SRP बढ़ा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ी, अभी पढ़ा ना आपने, रिड्यूसिंग पावर कम होगी। यानी अगर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लगाओगे, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लगाओगे तो मजे की बात है अल्युमिनियम सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग होगा, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। जनरली रिड्यूसिंग पावर डाउन टू द ग्रुप बढ़ती है क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देना इजी होता है, पर यहां कम हो रही है। बोला ना, दुनिया के जितने ऊल जुलूल ट्रेंड है सारे के सारे मेरे दोस्त यही हैं और कहीं है ही नहीं। ठीक, तो ये डाउन टू द ग्रुप क्या कर रही है? डिक्रीजेस। रिड्यूसिंग पावर डाउन टू द ग्रुप डिक्रीजेस। जनरली बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना इजी होना चाहिए, पर ऐसा यहां नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है SRP पे, SRP निकाला जाता है सॉल्यूशन में। याद करो तो पहले हमारे पास मेटल सॉलिड होता है, मेटल सॉलिड को आप मेटल गैसियस में चेंज करते हैं और हमारे पास लगती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद होगा तुम्हें ये बात, हमारे पास लगती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर मेटल गैसियस, सॉरी आयनाइज सब्लिमेशन एंथैल्पी, क्या भूल गया यार, सब्लिमेशन एंथैल्पी, सॉलिड से गैस में चेंज हुआ। फिर ये जो मेटल गैस है वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे गैसियस बनेगा, ठीक, और यहां लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और फिर ये मेटल N पॉजिटिव जो भी होगा ये गैसियस से एक्वस बनेगा, क्योंकि हम हमेशा SRP सॉल्यूशन में निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास मेटल आयन एक्वस बनेगा बेटा जी, ठीक, और ये वाटर की प्रेजेंस में यहां हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है जी, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था ये प्लस और ये माइनस। ठीक है जी, तो जब मेरे प्यारे बच्चों हमने इसका नेट रिएक्शन देखा, तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड किया, ये कट गया, यहां से हट गया, ये कट गया, ये भी हट गया, तो बचा क्या? मेटल सॉलिड is giving me in the presence of water metal ion aqueous प्लस n इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे इस प्रोसेस का टोटल डेल्टा H, इस प्रोसेस का टोटल डेल्टा H इज सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा। ठीक है बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। अब जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी
डेल्टा एच उतना नेगेटिव होगा। अब मेरे पास अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, गैलियम 3 पॉजिटिव, इंडियम 3 पॉजिटिव, यही लेके चलता हूं, थैलियम की 3 पॉजिटिव अगर बना ले तो भी, तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन एंथैल्पी की जहां तक बात करें, हाइड्रेशन एंथैल्पी आप अच्छे जानते हैं, स्मॉलर इज द साइज मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, और आयंस में कोई एक्सेप्शन नहीं थी, सबसे छोटा ये था। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा? अल्युमिनियम की, देन गैलियम की, देन इंडियम की, देन थैलियम की। तो क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, सो डेल्टा एच टोटल इज मोर नेगेटिव फॉर अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, मोर हीट रिलीज हो रही है, ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो डेल्टा एच टोटल इज मोर नेगेटिव फॉर अल्युमिनियम। और हमें पता है इस प्रोसेस में यहां जाते हुए डेल्टा एस तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि पहले सॉलिड था, सॉलिड से क्या बना? आयन, तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव है ही। तो हमें पता था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE डिग्री, पहले डेल्टा जी निकालेंगे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है जी। तो यहां डेल्टा जी निकालना है, ये वैल्यू माइनस है, रिलीज है, बीच में माइनस है और ये प्लस है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो अल्युमिनियम के लिए इस प्रोसेस का डेल्टा जी इज मोस्ट नेगेटिव, अल्युमिनियम के लिए, क्योंकि ये तो बेटा पॉजिटिव है ही है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है ही है, बात तो सिर्फ इसकी है। अल्युमिनियम के लिए ज्यादा नेगेटिव, तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, यानी ये प्रोसेस इज मोर स्पॉन्टेनियस फॉर अल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉन देना अल्युमिनियम के लिए ज्यादा स्पॉन्टेनियस, और मोर ओवर हम ये जानते थे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE ऑफ सेल। अगर मेरे पास ये ज्यादा नेगेटिव हो गया तो ये ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए अगर अल्युमिनियम का केस लें तो उसका इस रिएक्शन के लिए E is more positive, E degree is more positive, इस रिएक्शन के लिए E डिग्री विल बी मोर पॉजिटिव। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा पॉजिटिव है तो SRP उतना ही नेगेटिव है। सो देयरफॉर SRP ऑफ अल्युमिनियम इज लीस्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका, ये बेटे हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रही है। तो क्योंकि इस प्रोसेस में अल्युमिनियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, इसलिए टोटल डेल्टा एच अल्युमिनियम का सबसे ज्यादा है। अगर टोटल डेल्टा एच अल्युमिनियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव हुआ तो डेल्टा जी भी उसका सबसे नेगेटिव होगा। अगर उसका डेल्टा जी सबसे नेगेटिव हुआ तो उसका E ऑफ सेल, यानी इस रिएक्शन का E, यानी इस रिएक्शन का पोटेंशियल इज मोर पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव, यानी SRP इज लीस्ट। और SRP लीस्ट मतलब रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तभी हमारे पास ऑक्सीडेशन चीज की आसान होगी और वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अल्युमिनियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ? बोलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। बेटे कभी किसी बुक में भी दिखाना इस तरह से पूरा बताया हो, ठीक, या किसी के नोट्स में भी दिखा देना मेरे को कि सर फलां को तो पूरा बता दिया था, ठीक। सो दीज वर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ लिया, कोई चीज बची ना हो हमारे पास, ये भी हमें ध्यान देना है। देखो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस हमने पढ़ लिया, आई थिंक सो कोई दिक्कत हमारे को नहीं आई, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ली, अरे डेंसिटी रह गई। तो एक और फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म करके फिर चलते हैं
लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आपका डिस्कस कर रहा हूं, ठीक, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। लास्ट जो है हमारे पास वो आ जाएगी लास्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी। डेंसिटी बेटे वैसे तो डेंसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमेशा डाउन टू द ग्रुप बढ़ती है, ठीक, और यहां पे भी कोई नई बात नहीं होती। तो बोरोन की डेंसिटी इज लेस देन एल्युमिनियम, विच इज लेस देन गैलियम, लेस देन इंडियम एंड लेस देन थैलियम। डेंसिटी ना मजेदार चीज होती में भी बढ़ती है, पीरियड में भी बढ़ती है। इट इंक्रीजेस इन ग्रुप एज वेल एज इन पीरियड, ठीक है जी। तो बच्चे यहां पे आपके पास डेंसिटी इंक्रीज कर रही, क्यों? डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम का इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाउनवर्ड वॉल्यूम का इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता जितना मास का इंक्रीज हो जाता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है बेटा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी डेंसिटी। तो बेटा यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने कर दी खत्म, ठीक। सो दीज वर फिजिकल प्रॉपर्टी।